हेलो फ्रेंड, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक होगा यानी बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। और इसी तरह के पैटर्न क्या होंगे, आपको जो फाइनल एंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम है उस दिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। उसमें आप लोग जानते ही होंगे कि 90 टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होता है, 90 होता है। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ के। तो आइए दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस तरह से आप लोग का अच्छा से अच्छा बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी खुद बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल उत्तल दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब उत्तल लेंस कब होता है, जब उत्तल लेंस जब दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होता है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसे हम क्या करें, इजी वे में समझते हैं एक फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला क्या है, R इक्वल टू R बराबर रो इंटू L बाई ए। जहाँ क्या है यानी R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है यानी स्थिरांक है यानी प्रतिरोधकता स्थिरांक है, और L क्या है यानी तार की लंबाई है, और ए क्या है, ये जो है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी समझ गए कि लंबाई पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तापमान पर भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। लेकिन ये क्या करता है, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब क्या होता है, ये नमी टाइप का होता है। ये क्या होता है, नमी। आर्द्रता यानी नमी पर यानी क्या करता है, आर्द्रता पर ये डिपेंड नहीं करता है यानी निर्भर नहीं करता है। ये आर्द्रता पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 30 वोल्ट के विभवांतर को 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो इसमें धारा का मान पूछ रहा है। तो ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है। और V बराबर कितना होता है, IR हो गया। और उसके बाद इसमें कितना दिया है, वोल्ट दिया है, तो V दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो I क्या कर सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर हो गया, V बाई आर हो गया। तो अब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो गया, V बाई आर हो गया। तो V बाई आर का वैल्यू रखेंगे, V का वैल्यू हो गया 30 बाई कितना हो जाएगा, 30 बाई कितना हो गया 10। ये क्या हो गया, एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। इसका आंसर कितना आ गया, 3 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा, 3 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को जनरली क्या होता है, 2 कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में एक फार्मूला होता है कि 1/r इक्वल टू क्या होता है, जैसे 1/r इसका इक्वल टू करेंगे तो 1/r R1 R2 R3 हो जाएगा। तो इसका 1/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 1/10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 30 आएगा। और इसे हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से यानी 6 हो जाएगा। 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया यानी 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 बाई कितना हो गया 30 हो गया, 11/30 हो गया। इसी को जब हम लोग क्या करेंगे, R बराबर ज्ञात करेंगे, तो R जब क्या है 1/r है, इसको R करेंगे
तो R बराबर आ जाएगा 30/11। 30/11 कितना आ जाएगा? 11 आ गया। अब जब 30/11 आ गया तो ये क्या है, यानी किस में इसको निकाले हैं? ओम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कितना हो जाएगा? 30 Ω/11। 30 Ω कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 30 Ω/11 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करते हैं हम लोग? चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है? तो कह रहा है कि कोई ऊर्जा विद्यमान नहीं होती है, गति ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है या स्थिति ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, क्योंकि क्या होता है जब हम डैम बनाते हैं तो एक जो पानी क्या होता है इकट्ठा रहता है, इसलिए सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो एक क्या होता है कि जो डायनेमो होता है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी यहाँ ऑप्शन क्या है? मोटर है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने निकाला प्रतिरोध क्या होता है, यानी क्या होता है इसका? ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ये कूलम किसका होता है? आवेश का होता है। ये किसका? वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। और ये ओम मीटर किसका? प्रतिरोधकता यानी चलकता का होता है। जो प्रतिरोधकता चलकता है उसका होता है ओम मीटर, चलकता के। तो ये कितना ओम हो गया, यानी प्रतिरोध का, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? सही ऑप्शन यानी आंसर इसका यानी बी हो गया। सही आंसर क्या होगा इसका? यानी ये क्या है? बी होगा इसका। सॉरी, डी नहीं होगा, क्या होगा? बी होगा। यानी कहने का मतलब प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है। अब वोल्ट हो गया विभवांतर का और कूलम हो गया आवेश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी दर्पण के बारे में बोल रहा है। तो जानते हैं कि अवतल क्या होता है? काल्पनिक, और क्या होता है यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। उत्तल दर्पण क्या बनाता है? केवल काल्पनिक बनाता है। और काल्पनिक के साथ साथ क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? समतल दर्पण और उत्तल और समतल दर्पण दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका बी। सही आंसर क्या होगा इसका? बी इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। क्योंकि यह क्या होगा? समतल में भी क्या होता है? काल्पनिक बनता है। तो ये कहता है हमेशा काल्पनिक किसमें बनता है? तो समतल और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वस्तु को हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब जब बनता है जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर, तो क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है और लेकिन क्या होता है? उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो वही बोल रहा है कि वस्तु के बराबर कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर हो तो अब वस्तु जब क्या हो? वक्रता केंद्र पर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलोग्राम यानी किग्राम की एक बंदूक से 20 किलोग्राम के यानी 20 ग्राम के एक बुलेट 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ निकलती है, तो बंदूक की वापसी वेग की गणना कीजिए। तो बंदूक को पूछ रहा है, इसका एक फार्मूला होता है कि एम वी बराबर स्मॉल एम वी होता है। तो इसका क्या होता है? इसका किसका यानी वेग निकालना है? तो बंदूक का ये वेग हो गया। इस साइड जो हो गया यानी आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड जो हो गया बंदूक का हो गया, राइट साइड क्या हो गया? गोली का हो गया। यानी गोली का यहाँ इस साइड दिए, यानी कहने मतलब राइट साइड गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, और यानी लेफ्ट साइड क्या है? यानी बंदूक का वेग और बंदूक का द्रव्यमान। तो बंदूक का वेग ज्ञात करना है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हम लोग करेंगे तो यदि v बराबर यानी v बराबर कितना हो जाएगा माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल v बाई कैपिटल M हो गया। तो इसको जब क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यानी कहने का मतलब ये कितना है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है और इंटू कितना हो जाएगा v कितना हो जाएगा, v दिया हुआ है 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया, बाई कितना हो गया, बाई m का वैल्यू कितना है 8 kg हो गया। और जानते हैं कि जब ग्राम में इसको kg में बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ता है, ग्राम में kg में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, यानी 1000 हो गया। तो यहाँ 3 0 से 3 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी कितना होता है 8 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसका कितना बचा -1, कितना बचा -1, ये क्या हो जाएगा -1 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा -1, इसका ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है -1, इसका क्या हो जाएगा -1 मीटर प्रति सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है, देशांतर तरंगे होती है, लंबवत तरंगे होती है, समानांतर तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो इसका सही आंसर होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसे तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसे तरंगे होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक वस्तु का फोकस दूरी कितना है यानी f बराबर 15 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी जो उसका जो वस्तु की दूरी यानी जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब जहाँ रखा जा रहा है वस्तु दूरी यानी कितना है, प्रतिबिंब दूरी नहीं वस्तु दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, यानी इससे हम लोग यानी प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, तो यानी किसके बीच रखा जाएगा, ये कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी और इतने 10 सेंटीमीटर क्या है उसका वस्तु दूरी है, तो दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब जो क्या होगा वस्तु के उत्तल लेंस और फोकस के बीच रखा जाएगा। उत्तल लेंस यानी वस्तु के क्या है यानी फोकस यानी उत्तल लेंस और वस्तु के फोकस के बीच रखा जाएगा। और प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा, काल्पनिक होगा, बड़ा होगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये जो समझ गए कि यानी जो क्या होगा उत्तल लेंस और फोकस के बीच रखा जाएगा और इसका प्रतिबिंब क्या होगा काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि वास्तविक और छोटा तो होगा नहीं, काल्पनिक और छोटा तो होगा नहीं, तो यानी किसका क्या हो जाएगा सही आंसर काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेजर का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर का यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो लेजर का फुल फॉर्म है, लेजर का फुल फॉर्म यही होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, यानी कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लेसन का यानी लेजर का फुल फॉर्म यानी विस्तार रूप हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से संबंधित नहीं है। तो चूँकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं यानी हस्त नियम पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जिक्र होता है, धारा के बारे में जिक्र होता है, बल के बारे में भी जिक्र होता है, लेकिन उसमें कहीं प्रतिरोध के बारे में जिक्र नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रतिरोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आमीटर हमेशा क्या होता है, देखिए आमीटर या इसी को बोलते हैं ए मीटर भी बोलते हैं। तो आमीटर या ए मीटर को हम लोग क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और एक कह रहा है वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। तो इसका एक श्रेणी क्रम में एक क्या होगा समांतर क्रम में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है पहले
समांतर यानी श्रेणी क्रम में, उसके बाद क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। लेकिन इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा का परिवर्तक है। डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है, वह क्या होता है, तो वो जो होता है पराबैंगनी किरणें होती है। वो क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। वो जो होती है पराबैंगनी किरणें होती है, और रक्त किरणें नहीं होती है, गामा भी नहीं होती है, सूक्ष्म तरंगें भी नहीं होती है, क्या होती है, पराबैंगनी किरणें ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्न, यानी कृत्रिम जो कहता है मानव द्वारा बनाया जाता है, रत्नों को अलग करना चाहता है, तो उससे किस विकिरण का उपयोग करना होगा। यानी क्या करने का मतलब कि जो दो ढेर है, एक यानी वास्तविक है और एक कृत्रिम है, दोनों को अलग करना चाहता है, तो इसमें कौन से किरण का उपयोग करेगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक्स किरण। और एक्स किरण की जो यानी खोज करता है रॉन्स्टन ने ही एक्स किरण की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जड़ता जो होता है, जड़ता निम्नलिखित में से किस पर, यानी इसका माप क्या है। यानी जड़ता है, इसको जड़त्व भी बोला जाता है, इनर्शिया भी बोला जाता है। जड़ता निम्नलिखित में से किसका माप है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बल का, द्रव्यमान का, त्वरण का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का। ये द्रव्यमान पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जड़त्व जो है, जड़त्व बोले या इनर्शिया, इसको जड़ता भी बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये क्या होगा, जड़त्व बढ़ेगा, और द्रव्यमान यानी घटेगा तो जड़त्व भी क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध मेखला का पाता सबसे पहले किसने लगाया। तो दूध मेखला का जो पाता है सबसे पहले, यानी कौन से, न्यूटन ने पता लगाया, या केपलर ने पता लगाया, या गैलीलियो ने, या कोपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर होगा, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, गैलीलियो ने लगाया। कब, 1600, इसका सबसे पहले पता गैलीलियो ने लगाया 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में लगाया। 1610 ईस्वी में पता लगाया था, और उसने ये पाया कि ये क्या है, एक तारों का क्या है, तारों से बना एक समूह है। जो दूध मेखला में बहुत सारे क्या होते हैं, तारों का एक समूह होता है, उसी को मिल्की वे भी बोला जाता है। तो हो गया, यानी गैलीलियो ने ही सबसे पहले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जानते हैं क्या कर रहा है कि दाब इसको प्रेशर का होता है, यानी दाब की एसआई यूनिट क्या होता है। तो न्यूटन क्या होता है, बल का होता है, डाइन क्या होता है, बल का ही सीजीएस मात्रक होता है, और पास्कल जो होता है ये क्या है, दाब का यूनिट होता है। और दाब का एक और यूनिट होता है, एक और क्या होता है, दाब का होता है कि 1, यानी 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये क्या कह रहा है कि पानी के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक का पता लगाए। पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष क्या रहा है, हवा का अपवर्तनांक का पता लगाए। तो चूंकि क्या है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, 4 कितना है, 3 है। तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, हवा का, यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/, यानी क्या हो जाएगा, हवा W, यानी क्या हो जाएगा, यानी W यानी कौन, हवा, ये हवा हो गया। और इसके सापेक्ष
यानी वायु यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा, यानी एयर हो गया, एयर के सापेक्ष यानी वाटर का अपवर्तनांक, तो 1 कितना है, यानी हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक का पता लगाना है। और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है 3/4 है। 3/4 नहीं, 4 कितना है, 4/3 है। 4/3 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको ऊपर जाए 3/4, जिसको क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन क्या है 3/4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। 3/4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 12 ओम के प्रतिरोध से 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है तो कितना ऊर्जा यानी धारा का प्रवाह होता है। तो फिर ओम नियम से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर I R होता है। तो इसका कितना धारा का ही मान निकालना है, तो V दिया हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो गया। V/R हो गया, तो V का वैल्यू कितना है 18 है, बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और I बराबर अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब डिवाइड करेंगे 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, और 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1.5 एम्पियर। 1.5 क्या आ गया एम्पियर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होता है। तो क्षमता जो होता है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी इसका कितना है 5 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर को क्या करेंगे, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा। 100 से जब नीचे भाग देंगे 5/100 करेंगे, 100 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। और 5 से क्या कट जाएगा कितना बार में 20 बार में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 डायोप्टर। और जो क्या होता है लेंस की फोकस दूरी का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। और उत्तल लेंस जो क्या होता है क्षमता होता है धनात्मक होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 20 डायोप्टर। तो डायोप्टर हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि रॉकेट कह रहा है संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान पर, ऊर्जा पर, वेग पर, संवेग पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक कूलम्ब आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहती है, यानी एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर N हो गया, जहाँ Q क्या है आवेश है, N यानी संख्या है, और यानी E बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गया। तो इसका सही जो वैल्यू आता है ज्ञात करने के बाद वो आएगा आपको यानी 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 360 कूलम्ब का यदि 360 कूलम्ब का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, यानी विद्युत धारा का मान कितना होगा या मान क्या होगा तो ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो समय कितना है, समय जो हो गया T जो हो गया T इक्वल टू कितना हो गया, जो T इक्वल टू हो गया
t आ गया 2 मिनट। तो 2 मिनट को जब क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए कितना आ गया समय कितना आ गया 120 सेकंड हो गया, 120 सेकंड हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि यानी आवेश जो कितना है Q बराबर, यानी Q जो हो गया Q बराबर कितना हो गया 360 कूलम्ब, 360 कूलम्ब हो गया, 360 कूलम्ब हो गया। तो आप जानते हैं कि परिभाषा यानी Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा I बराबर Q बटा में T हो जाएगा, Q बटा T। तो इसलिए कितना हो जाएगा 360 बाई कितना हो जाएगा 120, तो 1 जीरो से क्या हो जाएगा 1 जीरो कैंसिल, और 12 से कितने बार में कटेगा 36, 3 बार में, कितने बार में डिवाइड होगा तो 3 बार में डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा। और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसलिए कितने बार में कटा है 3 बार में, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो साइड दर्पण होता है यानी जो पीछे के, यानी कहने मतलब जो पीछे से वस्तुओं को देखने के लिए, तो उसमें प्रयोग किया जाता है, उसमें जो यानी साइड दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सर्च लाइट में क्या होता है अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रभावशाली प्रतिरोध का 1 ओम और n का मान ज्ञात करें। इसको क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे n बार तक, उसके बाद n बार तक उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसका वैल्यू आ जाएगा टोटल, ज्ञात करने के बाद इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जब वैल्यू क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है तो इसको क्या करना है और कितना दूरी पर बनता है, तो आइए इसे क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। तो इसका फोकस दूरी कितना हो गया अवतल दर्पण का 15 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु दूरी कितना हो गया, तो जो वस्तु दूरी हो गया 15 सेंटीमीटर ये भी है। उसके बाद कह रहा है कहना दोनों कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। तो जानते हैं कि जब वस्तु को क्या करते हैं फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को जानते हैं कि एक क्या है यानी प्रॉपर्टी जो है, जो वस्तु को हम क्या करते हैं फोकस पर रखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी भी क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो यानी कहने मतलब जो वस्तु रखा गया है फोकस पर ही रखा गया है, क्योंकि दोनों क्या है दूरी सेम है। तो इसलिए जो वस्तु को क्या करते हैं हम लोग अवतल दर्पण में जब फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा अनंत पर, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा अनंत पर, यानी प्रतिबिंब बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रसायन विज्ञान से यानी केमिस्ट्री से है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्केन की अपक्रिया किस प्रकार की होती है। एल्केन की जो अपक्रिया है इसमें क्या अपक्रिया क्या होता है, एल्केन की अपक्रिया जो होती है विस्थापन अपक्रिया होती है। एल्केन की जो अपक्रिया होती है विस्थापन अपक्रिया होती है, ठीक है। यानी इसमें आयनों क्या होगा अदला बदली होगा, आयनों का अदला बदली होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बेकिंग सोडा जो हम लोग क्या करते हैं सोडा को खाने में उपयोग करते हैं, या इसी को मीठा सोडा या पाक सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO होता है, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना का होता है। ये सिलिका ऑक्साइड है, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट है। तो ये किसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि रिक्त स्थान है
कह रहा है कि को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम को क्या करते हैं हम लोग, जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये करीब क्या होता है 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम को जब गर्म करते हैं, बूझा हुआ चूना का सूत्र जानते ही है, CaOH2 होता है। चूना पत्थर क्या होता है फार्मूला, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका भी फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। एक धातु ऑक्साइड होते हैं, एक क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। धातु क्या होते हैं, क्षारीय, और अधातु को होते हैं अम्लीय। तो इसका क्या हो जाए, जब धातु रहेगा तो हम क्षारीय टिक करेंगे, और अगर वहीं अधातु रहता तो क्या होता है, अम्लीय। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं तत्व जो क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, और कुछ अपक्रिया क्या होते हैं, उदासीन भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, धातु जो होगा क्षारीय, अधातु क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है, यानी कौन सा समूह, यानी उसका जो क्रियाशील समूह है, तो उसका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी जो अम्ल ग्रुप में है तो COOH। ये जो OH है, OH जो होता है ये क्या होता है, OH जो है ये अल्कोहल ग्रुप का होता है। CO जो होता है ये कीटोन ग्रुप का होता है। जो CHO है ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। यानी इसमें से एक ग्रुप बताना था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा ग्रुप उपस्थित होता है, तो COO यानी COOH। कह रहा है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को बुलाता है। जैसे ये क्या है, ये सभी अम्ल ही है, इसमें से ये इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, तो इसी प्रकार ये फास्फोरिक अम्ल हो गया। इस प्रकार से सब क्या है, अम्ल ही है। लेकिन इसमें किस अम्ल को राजा बोला जाता है, इसे बोला जाता है H2SO4 को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोला जाता है। इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हाइलोजन। हाइलोजन क्या होता है, जो ये क्या होता है, जो वर्ग 17 वाले तत्वों को हम लोग हाइलोजन के नाम से जानते हैं। उसमें फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन आता है, आयोडीन भी, सब यानी एक ही, यानी कहने मतलब ग्रुप के, यानी जो वर्ग क्या है 17 के ही तत्व हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सक्रिय फ्लोरीन होता है। इसको F से डिनोट करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मैग्नीशियम संबंध रखता है कौन से, यानी आवर्त सारणी के ग्रुप A से, आवर्त सारणी के ग्रुप 2 से, अधातु परिवार से, और आवर्त सारणी के ग्रुप 8 से। तो इसका जानते हैं मैग्नीशियम क्या होता है, संकेत होता है Mg। क्या होता है संकेत, Mg हो गया। और इसका जो यानी परमाणु संख्या हो गया 12, यानी एटॉमिक नंबर 12 हो गया। इसका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 8 होता है। ठीक है, 2, 8, 8 होता है। इसका 8, 8 नहीं होता है, क्या होता है, सॉरी 2, 8, 8 क्या होगा, नहीं होगा। इसका होगा 2, 8, 8 की जगह क्या होगा, यहाँ 2, 8, 8 की जगह क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। 2, 8, 8, 2, 8, 2, 2, 8 कितना होता है, 2 होता है। तो इससे जो क्या होता है, संयोजकता यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये कितना बच रहा है, 2। यानी जो 2 है, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो इसका जो वर्ग होगा यानी समूह होगा या ग्रुप होगा तो बोल सकते हैं आवर्त सारणी ग्रुप 2 के क्या है, तत्व है, या 2A के तत्व है। 2 के तत्व है या 2A के तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, यानी आवर्त सारणी के ग्रुप 2 के तत्व है। जो मैग्नीशियम क्या होता है, जो परमाणु संख्या 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8, 2, क्योंकि 2, 8, 10, 10, 2, 12। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयव के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है। चूँकि हम लोग अभी सबसे पहले कि आवर्त सारणी में क्या होता है कि धातु बाएं साइड होता है और धातु क्या होता है, दाएं साइड होता है। तो कह रहा है कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं किस तरफ थे हम लोग, धातु की तरफ से। अब धातु से अधातु की ओर जाएंगे तो जानते हैं कि अधातु में क्या होता है, अम्लीय गुण क्या होता है, अधातु में अम्लीय गुण होता है, अधातु में क्या होता है, क्षारीय गुण होता है। तो जब जाएंगे तो जो अम्लीय गुण है, तो अम्लीय गुण जाहिर सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा
बढ़ता है। लेकिन यही बोलता है, अगर मान लेते हैं क्या है कि दाएं से यानी बाएं से दाएं जा रहा है, अगर दाएं से बाएं जाते तो यह क्या होता है, घटता। क्या होता है, घटता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विकृत गंध का, ये जानते हैं कि क्या होता है गंध, जैसे गंध से ही पता चल जाता है कि कौन सा भोजन खराब है या अच्छा है या कैसा है। विकृत गंध को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस कौन सा गैस है, तो वो गैस होती है आपको लेकिन ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, या मीथेन गैस होती है। तो यानी इसमें से कौन सी गैस होती है, तो होती है नाइट्रोजन। यानी खराब होने से, यानी कहने मतलब कोई भी चीज़, जैसे देखते हैं बहुत सारे कुरकुरे उरकुरे के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि इसको जो यानी विकृत गंधिका को रोकने के लिए ही उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, अपचयन और वैसे, यानी इसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रिया होते हैं, परस्पर दोनों अपक्रिया क्या होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अपक्रिया है कहते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें जो ऑप्शन यानी कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, फिर उसके बाद कैल्शियम और क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और यानी जल बनाता है। फिर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और यानी अम्ल, यहाँ बोल सकते हैं क्षारक हो गया, ये हो गया अम्ल, अपक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, जो H2O और Cl2 हो गया, इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। इसे यानी H2 और जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों अपक्रिया होता है, रेडॉक्स यानी कहने मतलब अपचयन और उपचयन दोनों होता है, तो इसलिए इसे बोल सकते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्षार नहीं है। क्षार जो है कौन नहीं है, तो KO यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, K2SO4 भी क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, और जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, ये क्षार नहीं है। ये क्या है, क्षार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZNO। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। तो सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, और उसके बाद आता है तांबा। उसके बाद क्या आता है, तांबा। उसके बाद आता है ये सब, यानी बोल सकते हैं तांबा हो गया और बहुत सारे चीज़ हो गए। तो यह सबसे अच्छा चालक होता है तांबा हो गया, सोना हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, यानी सब आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा विद्युत का चालक हो जाएगा चांदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है। क्या होता है, CnH2n, और जो CnH2n+2 दिया है ये होता है एल्केन का होता है। और यही क्या होता है, अगर -2 रहता तो ये किसका होता है, एल्काइन का हो जाता है। किसका होता है, एल्काइन का होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के परमाणु में बनने की प्रवृत्ति है। यानी धातु कैसा परमाणु बनाता है, ऋणात्मक आयन बनाता है, धनात्मक बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, और धात्विक बंध बनाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, धानायन, यानी धानायन बनाता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये क्या होता है, दो अधातु के बीच क्या होता है, बंध, यानी ये बंध बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो ऋणात्मक आयन होता है वो क्या करते हैं, अधातु ही क्या करते हैं, ऋणात्मक, यानी जो धातु के परमाणु में बनने की प्रवृत्ति जो होती है, अधातु के परमाणु में बनने की प्रवृत्ति जो होती है ऋणायन आयन होती है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O, और इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका सही हो जाएगा आंसर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना है। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता है, फेरस तो होता ही है, फेरस होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है। फेरस होता है, निकेल होता है,
क्रोमियम होता है। तो इसमें देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या है, बी है। इसमें फेरस, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु जोड़ने का टाका किन धातुओं का मिश्रण है। जो धातु जोड़ने वाला टाका है वो किसका किसका मिश्रण है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है टीन तथा शीशा का मिश्रण है, लेड यानी बोल सकते हैं, यानी टीन तथा लेड का मिश्रण है ये। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ये होगा। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ये होगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार खोता है, यानी प्रस्वेदन द्वारा, उत्फूलन द्वारा, आद्यताग्राही द्वारा, विसरण द्वारा, यानी किसके द्वारा क्या करता है, अपना क्रिस्टलीकरण का पानी खोता है। तो इसको बताना है आप लोगों को कि किसके द्वारा खोता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्फूलन द्वारा। किसके द्वारा, उत्फूलन द्वारा। उत्फूलन द्वारा इसे क्या करता है, अपना क्रिस्टलीकरण का पानी खोता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियते, यानी जो रेडियो सक्रिय तत्व है इसके जो यानी ठीक है, तो यानी जो रेडियो सक्रिय तत्व है कह रहा है कि होते हैं अस्थिर होते हैं, विरल होते हैं, अस्थिर होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसके क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारे क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। अब कह रहा है कि चूना को धातु कार्यों में फिर है रिक्त स्थान है के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा फ्लक्स के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा ये फ्लक्स के रूप में। किसके रूप में, फ्लक्स के रूप में। तो फ्लक्स के रूप में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू विट्रियोल का फार्मूला निम्न में से कौन सा है। यानी ये तो Zn हो गया, यानी जिंक सल्फेट हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, यानी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्या है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। और ये क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। तो इसका सही आंसर जो होगा कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। इसको और अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे तोता के, यानी इसे नीला कशिश या नीला तोता के नाम से भी जानते हैं, या तूतिया का फार्मूला भी होता है CuSO4 × 5H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जब पानी बर्फ में परिवर्तित होती है तो उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जब पानी होता है उसके बाद जब बर्फ में होता है तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, गर्मी अवशोषित होती है या गर्मी निकलती है। तो इसमें क्या होता है, गर्मी क्या होती है, निकलती है। गर्मी क्या होती है, निकलती है, तभी क्या होता है, बर्फ में बन जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लाया जाता है, जब लाल लिटमस पत्र को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है, विलयन के साथ लाया जाता है, तो लिटमस पेपर को क्या, यानी पेपर का रंग क्या हो जाता है। तो जानते हैं क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होता है कि ये जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। जो रासायनिक फार्मूला इसका होता है, जैसे CaOCl2 होता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, तो इसका क्या है, ऑप्शन सी में इस तरह के है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्लीचिंग पाउडर का यानी जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, यानी कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यानी जिंक ऑक्साइड है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या कर रहा है, अभिक्रिया करने के बाद जिंक क्या हो रहा है, यानी अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, या वो मुक्त होता है या उत्पन्न होता है बोल सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। यानी पहले क्या होता है, जिंक के साथ ऑक्सीजन संयोग में था, उसके बाद क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ह्रास हो रहा है तो किस में ह्रास होता है, यानी क्या होता है, अवकरण में, यानी ZnO का अवकरण, ZnO का अवकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 बिलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल क्या करता है, जो अम्लीय विलयन होगा वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। यानी कहने का मतलब जिसका pH वैल्यू जो हो गया, यानी ये लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो वो अम्लीय होगा। और अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। तो द्विक्षारीय अम्ल, इसमें क्या है, द्विक्षारीय अम्ल क्या होता है, H2SO4, जो H3PO4 होता है, त्रिक्षारीय होता है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से द्विक्षारीय अम्ल जो होता है H2SO4 को बोलते हैं द्विक्षारीय अम्ल। अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण होता है, कह रहा है चूड़ीकरण से द्वारा, लीचिंग द्वारा, झाग विधि द्वारा, कैल्सिनेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण जो होता है शाक यानी झाग विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, झाग विधि द्वारा होता है। इसका किस विधि द्वारा होता है, तो झाग विधि द्वारा होता है। इसका हो गया आंसर सी, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। तो आर्गन का संकेत क्या होता है, AR होता है, आर्गन का संकेत होता है AR। और इसका जो परमाणु संख्या होता है 18 होता है। 18 मतलब कि वो ऐसा तत्व होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद 18 उसका यानी आना चाहिए। तो देख रहे हैं मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, 2 खोएगा तो 10 हो जाएगा। यानी ब्रोमीन कितना होता है, 35 होता है, उसको 2 खोएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी सल्फर कितना है, 16 होता है, 2 खोने के बाद 14 हो जाएगा। और कैल्शियम कितना है, 20 होता है, और इसका 2 खोएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कैल्शियम। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये सेशन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो आप लोग इस तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। और साथ ही साथ हम लोग अपना जो क्या होगा, अधिक से अधिक योगदान देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।